अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 526 से 530। नमस्कार। आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 526 पुनर्मिलन। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 526 पुनर्मिलन। युनचे और युन क्विंगहोंग के बीच बातचीत के दौरान नीचे उतरने से पहले दो छायाचित्र उभरे। इसके बाद हल्की हंसी आई। हो यू क्विंगहोंग, बहुत समय हो गया। वह व्यक्ति स्वर्ग के नीचे अद्वितीय था और जल्द ही स्वर्ग के नीचे नंबर 1 भी उतर आया। अनपैरेलल्ड अंडर हेवन के वाक्यांश बहुत समय हो गया में विभिन्न अर्थ शामिल थे। एक ही शहर में होने के बावजूद उन्हें आखिरी बार मिले हुए काफी समय हो गया। भाई स्वर्ग के नीचे वास्तव में बहुत समय हो गया है। युन क्विंगहोंग ने सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति से गहरा विलाप प्रकट हुआ। हेलियन पेन कहाँ है? क्या तुमने उसे पकड़ने का प्रबंध किया? वह कमीना बहुत तेजी से भाग गया, लेकिन फिर भी मैं उसकी गांड पर एक अच्छी लात मारने में कामयाब रहा, जो उसे कुछ दिनों तक दर्द महसूस कराने के लिए पर्याप्त था। इससे कम से कम मेरा कुछ गुस्सा शांत हुआ है। हा। अद्वितीय अंडर हेवन हंसा। नंबर 1 अंडर हेवन ने आगे बढ़कर एक कनिष्ठ के रूप में सम्मान व्यक्त किया। पैट्रियार्क युन का अपने पूर्व गौरव पर लौटना एक खुशी की घटना है। पैट्रियार्क युन के साथ युन परिवार की प्रमुखता में वापसी निकट ही है। मुझे आशा है कि यह वैसा ही है जैसा आपने अभी कहा है। युन क्विंगहोंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर वह फिर से गंभीर हो गया और कहा, ड्यूक हुआई की महत्वाकांक्षा पहले ही उजागर हो चुकी है। लिटिल डेमन एम्प्रेस का भव्य समारोह निश्चित रूप से शांतिपूर्ण नहीं होगा। कृपया एल्डर ब्रदर अंडर हेवन को एक संदेश भेजें कि 5 दिनों के भीतर मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने आऊंगा और कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करूंगा। पैट्रियार्क युन का निश्चित रूप से आने के लिए स्वागत है। हालांकि मुझे डर है कि हमारे कुलपति 5 दिनों तक प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे, और यह सुनने के बाद कि आप ठीक हो गए हैं, आपसे मिलने नहीं आएंगे। अद्वितीय अंडर हेवन हंसा। उनके शब्द झूठ नहीं थे, क्योंकि उन सभी वर्षों पहले ग्रेट एम्बिशन अंडर हेवन जिस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक समर्पण करता था, वही युन क्विंगहोंग था। युन क्विंगहोंग के अपंग हो जाने के बाद भले ही उसने 1000 बारह न भरी हो, कम से कम 812 भरी होगी। पैट्रियार्क युन, चूंकि आपके परिवार में अभी एक बड़ी घटना घटी है, आप व्यस्त होंगे। हम केवल विदा लेने के लिए लौटे हैं, इसलिए हम अब और नहीं रुकेंगे। मैं पैट्रियार्क युन के शब्दों को पूरा बताऊंगा। जब आप स्वतंत्र हों, तो हमारे अंडर हेवन कबीले में मिलने अवश्य आएं। अनूठे अंडर हेवन ने अपने हाथ एक साथ जोड़ लिए। हालांकि वह बहुत जिज्ञासु था, उसने अभिमान पूर्वक युन क्विंगहोंग और उसकी पत्नी से यह नहीं पूछा कि वे कैसे और कब ठीक हुए। निश्चित रूप से युन क्विंगहोंग ने इसी तरह अपना इशारा लौटाया। भाई यू, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। नंबर 1 अंडर हेवन ने यूचे की ओर दृढ़ता से सिर हिलाया। स्वर्ग के नीचे का भाई बहुत दयालु है। हम 1 महीने में फिर मिलेंगे। युनचे ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा मुझे ये कहने के लिए क्षमा करें, लेकिन लिटिल डेमन एम्प्रेस का भव्य समारोह निकट है। उस समय एक और तूफान आने की संभावना है, इसलिए मुझे लगता है कि अब हेलियन परिवार के साथ नाराजगी से विचलित होने का समय नहीं है। प्राथमिकताओं को सही ढंग से रखा जाना चाहिए और व्यक्तिगत शिकायतों को अभी के लिए अलग रख देना चाहिए, क्योंकि बदला लेने के लिए ठंडा करना सबसे अच्छा है। यूचे के शब्दों ने उन्हें दुखी नहीं किया। नंबर 1 अंडर हेवन ने थोड़ा सिर हिलाया और अनपैरेलल्ड अंडर हेवन ने प्रशंसा के संकेत भी प्रकट करते हुए कहा, पैट्रियार्क युन, आपका गॉडसन वास्तव में असाधारण है। विदाई। अद्वितीय अंडर हेवन और नंबर 1 हेवन लेफ्ट। युन परिवार में आज जो कुछ भी हुआ उसे गुप्त रखना संभव नहीं होगा, और शायद शाम तक ये जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल चुका होगा। ड्यूक हुआई की इस समय जो महत्वाकांक्षा थी, उसे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक किया जाएगा। इस अवधि के दौरान डेमन इंपीरियल सिटी निश्चित रूप से तनावपूर्ण होगी और 12 अभिभावक परिवार बहुत घबराए हुई स्थिति में प्रवेश करेंगे। 1 महीने के समय में लिटिल दानव महारानी का भव्य समारोह निश्चित रूप से दानव महारानी के 1 सदी तक शासन करने के उत्सव जितना सरल नहीं होगा, और संभवतः भ्रामक दानव क्षेत्र के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाएगा। उन दोनों के चले जाने के बाद म्यू योरू और युनजियो, जो म्यू युबाई को विदा करने गए थे, लौट आए। एक बार जब म्यू योरू वापस लौटी, तो वह तुरंत युन क्विंगहोंग के पास चली गई और घबराकर पूछा, पैट्रियार्क क्रेस्ट के साथ क्या हुआ? ये आपको कहाँ से मिला? युन क्विंगहोंग ये भी जानना चाहेंगे कि पैट्रियार्क क्रेस्ट कहाँ है से आया। उसने युनचे की ओर देखा और उत्तर दिया, चियर ने इसे मुझे दे दिया। खुश करना। म्यू योरू अविश्वास का चेहरा दिखाते हुए सदमे में वापस लौटी। चियर,
क्या अब समय नहीं आ गया है कि आप हमें इस पैट्रियार्क क्रेस्ट के बारे में बताएं? यह आपका पहले से वादा है। युन क्विंगहोंग ने शांति से बात की, लेकिन उसकी निगाहों ने पहले ही उसकी चिंता प्रकट कर दी थी, क्योंकि 100 साल पहले जब ये पैट्रियार्क की शिखा खो गई थी, तो यह उसके पिता यू कैंगही पर थी। यू परिवार की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में यू कैंगही ने इसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा होगा। यू चे के होंठ थोड़े हिले, जैसे ही उसने खुद को शांत किया और कहा, चलो अंदर चलें। मैं तुम्हें वह सब कुछ बताऊंगा जो तुम सब जानना चाहते हो। अच्छा, युन क्विंगहोंग ने सिर हिलाया। यू चे के हाव भाव को देखकर उसे पता चल गया था कि वह जो भी कहने जा रहा है वह निश्चित रूप से जबरदस्त होगा। उसने मु योरू का हाथ पकड़ लिया और वे अपने कमरे की ओर चल दिए। यू जियाओ तेजी से यू चे के पास चला गया और हैरान चेहरे के साथ पूछा, बड़े भाई, वह पैट्रियार्क क्रेस्ट, क्या आपने वास्तव में इसे पिता को दिया था? हाँ, यू चे ने सिर हिलाया। मैं पूरी तरह से बताऊंगा कि मैंने इसे कैसे प्राप्त किया। आखिरकार ये युन परिवार की वस्तु है। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसने यू जियाओ की ओर देखा, जो थोड़ा अजीब लग रहा था, और पूछा, यू जियो, क्या आप अभी भी सोच रहे हैं कि अभी क्या हुआ? युन जियाओ ने अपना सिर झुकाया, आधा अफसोस और आधा आत्मनिंदा से बोला, अब तक मैं अभी भी यह स्वीकार नहीं कर सका कि युन जिन्यू, जिसका मैं सबसे अधिक सम्मान करता हूँ, वास्तव में ऐसा व्यक्ति है। अभी उसके कारण मुझे अब भी बिग ब्रदर पर संदेह था। मैं सचमुच बहुत मूर्ख हूँ। इन सभी वर्षों में मैंने पिता और माँ के लिए कुछ करने के लिए बहुत मेहनत की। हालांकि जब पूरा युन परिवार संकट में था, मैं कुछ भी करने में असमर्थ था और मूर्खतापूर्वक एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन किया जिसने लगभग एक साथी की मृत्यु का कारण बना, कबीले का आदमी। अगर यह बिग ब्रदर के लिए नहीं होता, तो कौन जानता है कि अब से युन परिवार का क्या होगा। मैं और बिग ब्रदर एक ही उम्र के हैं, लेकिन मैं बिग ब्रदर से बहुत पीछे हूँ। मैं बिल्कुल बेकार हूँ। क्या पता कब हो जाऊँ बिग ब्रदर की तरह बनने में सक्षम। यू चे ने चलना बंद कर दिया, पीछे मुड़ा और जियो यून के कंधों को थपथपाया और उसने गंभीरता से कहा, अपने आप को नीचा मत देखो। आपने इन सभी वर्षों में पिता और माता के लिए अपनी खेती में कड़ी मेहनत की है, उनके लिए जो कुछ भी आया उसे सहते हुए। आपकी पितृभक्ति किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण और कीमती है। जहाँ तक युन जिन्यू की बात है, क्या वे बुजुर्ग जो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे और कुछ तो 1000 वर्षों के करीब भी अंधेरे में नहीं थे? वास्तव में आपको स्वयं को छोटा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अति संवेदनशील प्रवृत्ति, भविष्यवाणियां और अंतर्दृष्टि ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपकी उम्र के लोगों में होगी। ओह, लेकिन बिग ब्रदर, आप स्पष्ट रूप से मेरे जैसे ही उम्र के हैं। मैं अलग हूँ। यू चे ने अपना सिर हिलाया। यू जियाओ, जो मैंने अनुभव किया है उसे अनुभव करने के बजाय मैं चाहूंगा कि आप अपना व्यक्तित्व हमेशा के लिए बनाए रखें और जैसा कि आपने कहा, उतना बेकार रहें। युन जियाओ ने उसे हैरानी से देखा, समझ नहीं पा रहा था कि उसने अभी क्या कहा। हालांकि उन्होंने धीरे से बात की, लेकिन ये यू क्विंगहोंग के कानों से बच नहीं पाया। युन चे ने जो कहा था उसे सुनकर वह एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि उसके चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति दिखाई दी। यह सही है, सिर्फ 22 साल का होने और पहले से ही उसके पास परिपक्वता और अंतर्दृष्टि थी जो उसी उम्र के किसी भी व्यक्ति के विपरीत थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह किस दौर से गुजर रहा है। यू जियाओ, यदि आप वास्तव में अधिक तेजी से परिपक्व होना चाहते हैं, तो आज एक अवसर होगा। यू चे ने अचानक कहा। यू जियाओ दंग रह गया। सचमुच? कैसा अवसर? कैसा अवसर? भाग्य अक्सर हमारे साथ हर तरह का मजाक करता है। कभी कभी यह मित्रतापूर्ण होता है, कभी कभी ये दुष्ट होता है, और कभी कभी क्रूर या दुष्ट भी होता है। एक आदमी के रूप में, यदि आप वास्तव में अदम्य और स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो पहली चीज जो आपको सीखनी चाहिए वह है भाग्य द्वारा लाए गए परिवर्तनों का शांति से सामना करना। इसके लिए व्यक्ति को व्यापक सोच और पर्याप्त साहस की आवश्यकता होती है। यदि आप ऐसा करने में सक्षम हैं, तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा और आपके पास पिता और माता पर भरोसा करने के लिए अधिक ताकत होगी, सातवीं बहन पर भरोसा करने के लिए और अधिक ताकत होगी। शांति से सामना। युन जियाओ अभी भी थोड़ा हैरान था, और यद्यपि वह युन चे द्वारा कही गई बातों को वास्तव में नहीं समझ पाया था, उसे लगा कि यह बहुत शक्तिशाली था। आगे क्या होने वाला है, यह आपके लिए एक तरह की परीक्षा होगी। युन चे ने सकारात्मक तरीके से कहा, मुझे देखने दो कि मेरा जीवन भर का अच्छा भाई एक अदम्य व्यक्ति होगा या नहीं, जो आसानी से मोड़ से नहीं हारेगा किस्मत का। हालांकि वह अभी भी पूरी तरह से नहीं जानता था कि यू चे क्या कह रहा था, फिर भी उसके शब्दों ने यू जियाओ का मनोबल बढ़ाया, क्योंकि उसने दृढ़ता से कहा, मैं यू जियो इतना कमजोर दिमाग नहीं हूँ। भले ही मैं बिग ब्रदर से तुलना नहीं कर सकता, फिर भी मैं बिग ब्रदर को खुद को तुच्छ समझने नहीं दूंगा। ठीक है,
आपने यही कहा। चलो अंदर चलें। कमरे में प्रवेश करने के बाद उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। यून किंगहोंग ने पैट्रियार्क की शिखा निकाली जो बैंगनी रंग की चमक रही थी और उस पर अनोखी आभा महसूस की। अपनी व्याकुलता को दबाते हुए उसने उत्सुकता से पूछा, चियर, मुझे बताओ, तुम्हें ये कहाँ से मिला? जब सवाल पूछा गया तो यून क्विंगहोंग, मू योरू और यून जियाओ सभी ने सीधे उसकी ओर देखा, उत्सुकता और घबराहट से उसके उत्तर का इंतजार कर रहे थे। उनकी निगाहों के नीचे यूचे ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि यू किंगहोंग और म्यू योरू की ओर देखा और धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया। इसके अलावा वह अपने दोनों घुटनों के बल बैठ गया था। चियर, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो और खड़े हो जाओ। म्यू योरू घबरा गई और तेजी से आगे बढ़कर उसकी मदद करने की कोशिश करने लगी। यूनचे नहीं उठा, लेकिन उसने अपना सिर उठाया और उनकी ओर देखा। उसके अपने जन्मदाता माता पिता। धीरे से उसने अपनी हथेली खोली। पापा, माँ, क्या आप सबको ये बात अब भी याद है? यूचे की हथेली पर एक पुराना दिखने वाला तांबे के रंग का पेंडेंट था। जैसे ही उन्होंने पेंडेंट को देखा, यून क्विंगहोंग और मू युनरू को ऐसा लगा मानो उन पर बिजली गिर गई हो और उनका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। मू योरू अचानक पागलों की तरह आगे बढ़ी और यूचे की हथेली से पेंडेंट छीन लिया और उसे देखने के लिए अपनी आंखों के पास उठा लिया। उसके हाथ लगातार कांपते रहे। संसार का दर्पण, ये संसार का दर्पण है, ये वास्तव में संसार का दर्पण है। म्यू योरू, जो आमतौर पर पानी की तरह धीरे से बोलती थी, वर्तमान में डरावनी, कांपती, कर्कश आवाज में बोल रही थी। यून जियाओ चौंक गया और उसने उत्सुकता से पूछा, माँ, क्या है? क्या गड़बड़ है? वह यून क्विंगहोंग की ओर मुड़ा, तभी उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा चेहरा पहले ही विकृत हो चुका था। संसार का ये दर्पण, आपको ये कहाँ से मिला? बुद्धिमान और गौरवान्वित यून क्विंगहोंग के लिए ये छोटा वाक्य कहना बेहद कठिन था। हालांकि अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और उसका शरीर और भी अधिक तीव्रता से कांपने लगा। क्या ये हो सकता है? तुम? यूनचे ने उत्तर नहीं दिया। उसने केवल अपना बायां हाथ ऊपर उठाया और उसकी बाह पर गहरे हैंडल का निशान स्पष्ट रूप से चमक गया। आह, गहरा, गहरा संभाल! यून जियाओ आश्चर्य से चिल्लाया। भले ही 20 वर्षों तक यून परिवार में रहने के बावजूद उसके पास प्रोफाउंड हैंडल नहीं था, फिर भी वह इसे कैसे नहीं पहचान सका। अपने हाथ में संसार का दर्पण पकड़कर और गहरे हैंडल के चमकते निशान को देखकर म्यू योरू दंग रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे और यहाँ तक कि उसके होंठ भी तीव्रता से कांप रहे थे, फिर भी वह एक भी आवाज नहीं निकाल सकी। एक पल में उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और उसका दिमाग घूम गया, इससे पहले कि वह सीधे पीछे की ओर गिरती। माँ! यून जियाओ उसका समर्थन करने के लिए आगे बढ़ी। माँ, क्या गलत है? मुझे मत डराओ। यू क्विंगहोंग की आंखें फोकसहीन थीं। उसकी सांसें पूरी तरह से रुक गईं और उसे अब अपने शरीर के अस्तित्व का एहसास नहीं हो रहा था, जो तप रहा था। जैसे ही प्रोफाउंड हैंडल चमका, उसके सिर में खून दौड़ गया, जिससे उसे मतिभ्रम हो गया। उसे लगभग खून की उल्टी हुई और वह बेहोश हो गया। यूचे की आंखें धुंधली थीं और उसने धीरे से कहा, 16 साल की उम्र से पहले मेरा उपनाम यू नहीं बल्कि जियो था। उस समय मुझे जियोचे कहा जाता था। मैं इल्यूसरी डेमन दायरे से नहीं हूँ। जिस स्थान पर मैं पला बड़ा वह प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप के 7 देशों में से एक था, जिसे ब्लू विंड नेशन कहा जाता था। मैं जिस शहर में रहता था वह फ्लोटिंग क्लाउड सिटी था। मेरे दत्तक पिता का नाम जियो यंग था और मेरे दादा का नाम जियो ली है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 527 पारिवारिक पुनर्मिलन। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 527 पारिवारिक पुनर्मिलन। यूचे के हर कोमल शब्द यू किंगहोंग के कानों में वज्रपात की तरह गूंज रहे थे। उनका ऊपरी शरीर जोर से हिल गया और उनके सामने का दृश्य धुंधला हो गया। उसके मस्तिष्क को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके सिर पर खून की तेज लहरों से हमला होने के कारण वह फट जाएगा। बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे! म्यू योरू ने एक ऐसी चीख निकाली जिससे उसके दिल के बेहद दर्द का पता चल गया, क्योंकि उसने यून जियाओ की बाह को झटक दिया और खुद को यूचे के शरीर पर हिंसक तरीके से फेंक दिया। उसने उसे ऐसे गले लगा लिया मानो उसका जीवन ही उस पर निर्भर हो और एक बच्चे की तरह चिल्लाने लगी। उसके चारों ओर लिपटी बाहें कसने लगी, और यदि यह आलिंगन और अधिक कड़ा हो गया, यह ऐसा होगा मानो वह उसे अपने अंदर खींच लेना चाहती हो। और उसके विलाप की शोकपूर्ण और हृदय विदारक ध्वनि से ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरी दुनिया गहरे भूरे रंग में बदल गई हो। यू किंगहोंग अपना हाथ बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह बीच में ही रुक गया, और जो शब्द वह कहना चाहता था वह उसके गले के अंदर अटका हुआ लग रहा था, जैसे कि वहां कुछ फंस गया हो। और एक बार जब उसने अपना मुंह खोला तो जिन आंसुओं को वह रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था वे फूट पड़े।
संसार का दर्पण वही था जो उन्होंने अपने बेटे के गले में लटकाया था जब वे इतने वर्षों पहले भाग रहे थे, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की थी कि यह पवित्र कलाकृति, जिसे उन्होंने मायावी दानवशाही परिवार की ओर से पीढ़ियों से संरक्षित किया था और प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट द्वारा प्रतिष्ठित थी, अपनी दिव्य शक्ति दिखाएगी और उनके नवजात बेटे की रक्षा करेगी, जिसके पास भगोड़ा बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनके कारण, और वह गहरी छाप और भी अधिक लौह साक्ष्य थी, और उन्होंने जो शब्द कहे थे, प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट, ब्लू विंड नेशन, फ्लोटिंग क्लाउड सिटी और जियो यंग, ये सभी नाम थे जो उनके पास थे, अपने आप को अनगिनत बार दोहराया। और जब उसने यूचे को इन शब्दों का उल्लेख किया था, जब उसने उसे जियो की उत्पत्ति के बारे में बताया था, तो उसने निश्चित रूप से कभी भी जियोली नाम का उल्लेख नहीं किया था। इसके अलावा वो शक्ल सूरत जो बचपन में उसकी शक्ल सूरत से काफी मेल खाती थी, और पहली बार मिलने के बावजूद पहचान की वह भावना, और वह व्यवहारिक रूप से अनुचित और अप्रतिरोध्य घनिष्ठता और विश्वास जो उसे उसके प्रति महसूस होता था। तो यह इस वजह से था। इस वजह से इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह यून परिवार के पास आना चाहता था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने ये सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, यहाँ तक कि थकावट के कारण बेहोश होने की स्थिति तक भी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह उनके अपंग शरीर को ठीक कर दे। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उसके और योरू के साथ ऐसा व्यवहार किया था। खैर, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतने मजबूत दुश्मन के साथ तलवारें पार करने में संकोच नहीं करता था, ताकि वो परिवार के इंतजार में आने वाली विपत्ति को टाला जा सके। कोई आश्चर्य नहीं कि वह यू जियाओ के साथ शपथ ग्रहण करने वाला भाई बनना चाहता था। और आखिरकार, अब जब चीजें पूरी हो गई हैं, तो वह समझ गया यूचे उन्हें गॉडफादर और गॉडमदर नहीं बल्कि फादर एंड मदर क्यों कहना चाहते थे, क्योंकि यह पता चला कि वह उनका बेटा था, उनका अपना मांस और खून, वह बेटा जिसे उन्होंने 20 साल पहले खो दिया था। स्वर्ग ने उसे वापस उनके पास भेज दिया था। उसे इसका एहसास पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस दुनिया में अपने प्रत्यक्ष रिश्तेदारों के अलावा दूसरे के साथ इतनी देखभाल और चिंता का व्यवहार करने का कोई कारण नहीं था, इस हद तक कि वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन भले ही उसके दिल में इस स्थिति के प्रति अनगिनत संदेह थे, वह ऐसे असंभवपूर्ण निष्कर्ष का सपना देखने की हिम्मत कैसे कर सकता था। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मु योरू की आवाज पूरी तरह से कर्कश हो गई थी। वह इस हद तक रोई थी कि मानो उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया हो। और वह कोई साधारण महिला नहीं थी, वह एक मजबूत सम्राट थी जिसका सभी आदर करते थे। वह यू परिवार के कुलपति की पत्नी थी। उसकी प्रतिभा असाधारण थी, वह कुलीन थी और उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उन वर्षों में वह अपने पति के साथ प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की यात्रा पर निकली थी, जिसके बारे में जिक्र आते ही हर किसी के हाव भाव बदल जाते थे। पूरे मायावी दानव क्षेत्र में इस तरह के साहस और दृढ़ संकल्प वाला कोई अन्य व्यक्ति ढूंढना कठिन था। लेकिन आज उसके आंसुओं ने एक सागर बना लिया था। इन सभी वर्षों में वह हमेशा अपने ही विचारों से प्रताड़ित होती रही, इस हद तक कि वह अनगिनत आंसू रो पड़ी। और इस पूरी दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति था जो इस महिला की मदद कर सकता था, जिसने बहादुरी दिखाने का साहस किया था। गहना आकाश महाद्वीप बिना किसी डर के, इतना कमजोर। केवल एक ही व्यक्ति था जो उसके इतने आंसू बहा सकता था। वह उसका नवजात बेटा था, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह हमेशा के लिए उससे दूर हो गया है। यूचे की शर्ट का अगला हिस्सा तुरंत आंसुओं से भीग गया था, लेकिन ये गिलापन एक ऐसी गर्मी से भरा हुआ था जो उसके दिल को छू गई थी। इससे उसका दिल लगातार कांपने लगा, क्योंकि उसने धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाया, उसके ऐंठन वाले कंधों को सहारा दिया। उसने धीरे से कहा, पिताजी, माँ, ये बच्चा अविवाहित है, क्योंकि 20 वर्षों से अधिक समय से मैं आपके साथ रहने में असमर्थ था। अब जब तुम लौट आए हो तो सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। बस इन कुछ शब्दों को कहने के बाद युन क्विंगहोंग को पहले से ही अपनी भावनाओं को दबाना पड़ा और उसने कुछ भी नहीं बोला आगे। युन जियाओ वहीं स्तब्ध खड़ा था और वह पूरी तरह से अवाक रह गया था। उसके मन में बस एक बार आवाज घूमती रहती थी, बिग ब्रदर पिता और माँ का बेटा है, उनका असली हाड़ मांस का बेटा है। तो मेरे बारे में क्या? मुझे लगता है मैं वास्तव में पिता और माता का नहीं था, मांस और रक्त। आखिरकार वह इस तथ्य के बारे में बहुत पहले से ही जानता था, और यहाँ तक कि संपूर्ण डेमन इंपीरियल सिटी भी जानता था। एक गहन संभाल की शक्ति का इस्तेमाल करने में असमर्थ होना, यह एक अपरिहार्य सत्य था। लेकिन क्योंकि युन किंगहोंग और मु योरू ने इसे पहले कभी स्वीकार नहीं किया था, यह मामला जिसे हर कोई तथ्य के रूप में जानता था, अपने दिल में छिपा हुआ था एक धुंधला पर्दा जिसे वह फाड़ना नहीं चाहता था। लेकिन आज यह अंतिम परत पूरी तरह से उधर चुकी थी। उसकी भावनाएं पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे।
और उसे ये भी नहीं पता था कि क्या उसे अब भी इसी स्थान पर खड़ा रहना चाहिए। और इस समय उसके मन को अचानक याद आया कि यूचे ने अभी अभी उससे क्या कहा था। आह, तो यह भाग्य का मोड़ है। बिग ब्रदर ने कहा था कि मैं इसका सामना करने वाला था। वह धीरे से बुदबुदाया। यूचे के शब्दों ने तुरंत म्यू योरू को और भी जोर से रोने पर मजबूर कर दिया था। इन सभी वर्षों में उसने जो कुछ भी सहन किया वह न केवल हानि की भावना थी, बल्कि अपराध की पीड़ा भी थी। क्योंकि इतने साल पहले उन्हीं की वजह से उनके बेटे को भगोड़ा बनना पड़ा था, भले ही वह अभी पैदा हुआ था। इसके अलावा ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वह गर्भवती थी तो उसे ठंडे जहर से चोट लगी थी, इसलिए उन्हें उसकी गहरी नसों को नष्ट करना पड़ा और उस जहर को उसके शरीर से बाहर निकालने के लिए उसे जीवन भर के लिए अपंग बना दिया गया। उस समय वह पहले से ही इतने दुख से भर गई थी कि वह चाहती थी कि वह मर जाए, क्योंकि उसका अपराध बोध उसे घेरने की धमकी दे रहा था। और उसके दिमाग में केवल एक ही बात थी कि अगर वह इस स्थिति से बच सकती है तो वह उससे निपटने और उसकी रक्षा करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। लेकिन जब वे अंततः इल्यूसरी डेमन क्षेत्र में लौटे तो उसके बेटे को प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में छोड़ दिया गया था, एक ऐसी जगह जहां वे वापस नहीं लौट सकते थे और जिसने उसे अपने बच्चे का पालन पोषण करने और उसके साथ रहने के अवसर से भी वंचित कर दिया था। लेकिन अब उसका बच्चा वापस आ गया था और उसके पास वापसी एक चमकदार सपने की तरह लग रही थी। उनके मन में उनके प्रति कोई नाराजगी नहीं थी और उन्होंने एक भी शिकायत नहीं की। इसके बजाय उसने उसके शरीर को ठीक किया, उसे एक तरह का पुनर्जन्म दिया और यहाँ तक कि उन परिवार को एक विपत्ति को टालने में भी मदद की। और अंत में उसने फिर भी उनके सामने घुटने टेक दिए और कहा कि वह अनफिट था। उसका अपना बेटा न केवल वापस आ गया था, बल्कि इतना उत्कृष्ट हो गया था और इतना दयालु भी हो गया था। पिछले 22 वर्षों में वह गिनती भूल गई थी कि उसने कितनी बार स्वर्ग को कोसा था। वह गिनती भूल गई थी कि कितनी बार उसने इस क्रूर भाग्य पर नाराजगी जताई थी। लेकिन अभी उसने स्वर्ग को धन्यवाद देने के लिए अपने पूरे दिल और ईमानदारी का इस्तेमाल किया। यूचे ने सोचा था कि खुद को 2 महीने की छूट देने के बाद वह इस स्थिति में अपना संयम बनाए रखने में सक्षम होगा। लेकिन जब उसे अपनी मां के आलिंगन में दफनाया गया, उसने अपनी मां की हृदय स्पर्शी पुकार सुनी और उसके गर्म आंसुओं को अपने ऊपर महसूस किया तो उसकी आंखें पूरी तरह से नम हो गईं। उसने उसे बेहद कसकर लेकिन बेहद गर्म आलिंगन में जकड़ लिया था और इस गर्मजोशी के बीच उसकी आंखों के कोनों पर रुके हुए आंसू आखिरकार फूट पड़े। वे छोटे छोटे रास्तों का पता लगाते हुए उसके चेहरे पर टपकने लगे, जैसे उसके दिल में कमजोरी की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। इन सभी वर्षों में उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया था, बहुत सारे मोड़ और मोड़ों से गुजरे थे और यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु की स्थितियों से भी गुजरे थे। इस प्रकार उसकी इच्छा शक्ति को बहुत पहले ही किसी कठोर और अधिक चीज में बदल दिया गया था। उसने जितना खून बहाया था वह उसके रोए हुए आंसुओं से लाखों गुना अधिक था। वह अकेले ही एक विशाल कबीले और अकेले ही पूरे राष्ट्र के विरुद्ध चला गया था। वह पहले भी एक पूरे महाद्वीप के खिलाफ गया था, उस बिंदु तक जहां उसे लगातार जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा पार करने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन उसने तब भी अदम्य दृढ़ता के साथ अपना सिर ऊंचा रखा था और उसे सर्दी, खून की बीमारी हो गई थी, कलंकित मुस्कान जिसने अंत तक उनकी अवज्ञा व्यक्त की। लेकिन इस समय कमजोरी की यह भावना इतनी वास्तविक और अप्रतिरोध्य थी कि इसके कारण उसे फूट फूट कर रोने की इच्छा हुई। वह जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपनी माँ की गोद में था। 2 जन्मों के बाद ही आज तक उसे पता चला कि माँ का आलिंगन क्या होता है। ऐसा था वह अंततः अब माता पिता विहीन, रेत और सूखे खून से लथपथ जड़विहीन पथिक नहीं रहा। ऐसा लग रहा था कि समय धीमा हो गया है। कोई भी उनके परिवार के पुनर्मिलन में खलल डालने नहीं आया और ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उस दिन कुछ और हुआ था। लेकिन अंत में युन क्विंगहोंग अभी भी युन क्विंगहोंग ही था। कुछ समय बाद वह आखिरकार अपनी भावनाओं पर काबू पाने में सक्षम हो गया, क्योंकि वह चुपचाप माँ और बेटे को देखता रहा जो अभी भी उनके आलिंगन में फंसे हुए थे। कभी कभी वह हंसता था, जबकि कभी कभी वह अपनी आंखें बंद कर लेता था। आखिरकार म्यू योरू का कर्कश रोना पूरी तरह से शांत हो गया। उसने राहत की एक छोटी सी सांस ली और सबसे सहज स्वर में कहा, योरू, स्वर्ग ने हमारा बेटा हमें वापस दे दिया है और यह बहुत खुशी का कारण है। लेकिन आप देखिए, आपके रोने से चियर और जियाओ और डर गए हैं। म्यू योरू ने अपना सिर उठाया, उसका पूरा चेहरा आंसुओं से रंगा हुआ था। वह हल्के से सिसकने लगी और उसने अपने दोनों हाथों से यूचे का चेहरा पकड़ लिया। उसकी हरकतें इतनी कोमल थी, ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ में कोई नाजुक खजाना है जो आसानी से टूट जाएगा। उसने धुंधली आंखों से उसकी ओर देखा और धीरे से फुसफुसाया, हाँ, यह मेरा बेटा है।
चियर, मेरा बेटा। उसके पूरे शरीर में हल्की सी कंपन हुई और उसने अपना चेहरा अपने बेटे के चेहरे पर रख दिया। और भले ही उसने अपने रोने को रोकने की पूरी कोशिश की, फिर भी उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वह रुकने में असमर्थ थी। जिन हाथों ने उसके बेटे को थामा था, उन्होंने उसे जाने नहीं दिया, मानो उसे डर हो कि एक बार जब उसने जाने दिया, तो वह एक बार फिर उसकी दुनिया से गायब हो जाएगा। उसकी वर्तमान अव्यवस्थित स्थिति उसके सामान्य उदात्त और सुरुचिपूर्ण पहनावे से दूर दूर तक मेल नहीं खाती थी। यू क्विंगहोंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका हाथ यूचे के कंधे पर दब गया। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी, लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला तो ऐसा लगा जैसे उसकी बातें सुनकर उसका दम घुट गया हो। काफी समय के बाद हल्की कांपती मुस्कान के साथ उसने धीरे से कहा, चियर, घर में स्वागत है। हम पहले ही अपने सपनों में बहुत लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। युनचे ने चुपचाप अपनी आंखों के कोनों को पोंछा और अपना सिर उठाया। धीरे से उत्तर दिया, पिताजी, माँ, मुझे क्षमा करें। ये बच्चा अभी वापस आया है और इस वजह से मैंने पिता और माँ दोनों को इतने वर्षों तक पीड़ा पहुंचाई है। आप बिल्कुल भी देर नहीं कर रहे हैं। युन क्विंगहोंग ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। जब तक आप हमारे पास वापस आए हैं, सब ठीक है। उसके सामने वह व्यक्ति जो इतना उत्कृष्ट था कि उसकी प्रशंसा से उसके मुंह से निकल पड़ा, जिसने म्यू युबाई को उसके साथ शपथ लेने वाले भाई बनने के लिए उसकी स्थिति और वरिष्ठता की उपेक्षा करने के लिए प्रेरित किया, वह वास्तव में उसका अपना मांस और खून था। जिस प्रकार का गर्व, खुशी और संतुष्टि उसे महसूस हुई, वह वर्णन से परे तीव्र थी। उसने यहाँ तक महसूस किया कि भले ही उसे सच्चाई के इस क्षण के लिए अपनी मौत का इस्तेमाल करना पड़े, वह अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जाएगा। योरू, हमारा बेटा पहले ही वापस आ चुका है और वह इतना बड़ा भी हो गया है। वह फिर नहीं भागेगा, तो तुम कब तक उसे गले लगाए रखना चाहती हो? युन क्विंगहोंग ने प्यार से अपनी पत्नी की पीठ थपथपाई। क्या ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हैं कि हमारा बेटा अपनी वापसी के दिन पूरी दोपहर घुटनों के बल बैठा रहे? युन क्विंगहोंग के अंतिम शब्दों का तत्काल प्रभाव पड़ा। जब उसने देखा कि यूचे लगभग आधे दिन तक बिना हिले डुले घुटनों के बल बैठा रहा, तो म्यू योरू को तुरंत इतनी आत्मग्लानि और पछतावा महसूस हुआ कि वह लगभग एक बार फिर रोने लगी। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और युनची को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। चियर, जल्दी उठो, फर्श ठंडा है। ओह, ये सब माँ की गलती है। मैं तो ये भी भूल गई थी कि तुम जमीन पर घुटनों के बल बैठी हो। युनची खड़ा हुआ और म्यू योरू ने हल्के से उसका समर्थन किया। उसने सिर हिलाकर कहा, ये कुछ भी नहीं है माँ। मैं इन सभी वर्षों में आपके साथ रहने में असमर्थ था, इसलिए मुझे आप दोनों के लिए जितना घुटने टेकने का एहसान है, 3 दिन और 3 रात तक घुटने टेकने से भी उसकी भरपाई नहीं होगी। इस प्रकार की घनिष्ठता अत्यंत मूल्यवान और अत्यधिक गर्मजोशीपूर्ण थी। वह उन्हें आराम और खुशी दिलाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ और सबसे आज्ञाकारी पक्ष प्रस्तुत करने को तैयार था। उनके पक्ष में युन जियाओ काफी देर तक झिझकते रहे और आगे आकर डरपोक अंदाज में बोले, पिता, माता, बड़ा भाई, कांगरा। अंततः एक परिवार के रूप में फिर से एकजुट होने में सक्षम होने के लिए बधाई। ये एक परिवार नहीं है, ये हमारे परिवार का पुनर्मिलन है। युनचे ने युन जियाओ को अपने पास खींच लिया। जो शब्द तुमने अभी कहे उससे ऐसा लग रहा है जैसे तुम परिवार का हिस्सा ही नहीं हो। लेकिन मैं यू जियाओ ने धीरे से अपने होठों को काटा और पूरी तरह से उदास देखा। उनका सामना यू क्विंगहोंग से हुआ और म्यू योरू ने अपना सिर झुकाया और बेजान और चकित स्वर में कहा, मैं भविष्य में, क्या मैं अब भी तुम दोनों को पिता और माता को बुला सकता हूँ? उनके शब्दों से युन क्विंगहोंग और उनकी पत्नी थोड़ा चौंक गए, लेकिन उसके बाद वे एक ही समय में हंसे। म्यू योरू ने सौम्य स्वर में कहा, अरे मूर्ख बच्चे, तुम हमेशा से पिता और माता के जियो ए रहे हो। जिस बेटे को हमने बड़ा होते देखा, जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते थे, तो हम आपको हमें पिता और माता कहकर संबोधित क्यों नहीं करने देंगे? अरे यू जियाओ, आप क्या कह रहे हैं? हम शपथ ग्रहण करने वाले भाई हैं, आप जानते हैं। युनचे ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जब हम एक दूसरे से कसम खाकर भाई बने थे, तब हमने कसम खाई थी कि हम जीवन भर भाई रहेंगे, कि तुम्हारे माता पिता मेरे माता पिता होंगे और मेरे माता पिता तुम्हारे माता पिता होंगे। ये केवल 2 महीने पहले की बात है, लेकिन अब आप अपने इस बड़े भाई को भी नहीं पहचानते। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यू जियाओ ने अपना हाथ लहराया और उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए धुंधली हो गईं। इस समय उसे अचानक एहसास हुआ कि युनचे उसके साथ सौतेला भाई क्यों बनना चाहता था, क्योंकि उसके माता पिता वास्तव में युनचे के माता पिता थे। यह एक प्रतिज्ञा थी जिसे वे वापस नहीं ले सकते थे, और यही कारण था कि युनचे ने इंतजार किया था। 2 महीने पहले उसने खुद को पहचाना था, उसकी वजह से, पूरी तरह उसकी वजह से।
एक गर्म धारा जिसमें बहुत सारी भावनाएं थी उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो गई। युन जियाओ ने अपना सिर उठाया, उसके चेहरे पर चमकदार मुस्कान दिखाई दे रही थी। क्षमा करें पिता, माता, बड़े भाई, मैं बस बहुत ज्यादा सोच रहा था। जो माता पिता मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हें अपना दूसरा बेटा मिल गया है। मेरे सबसे सम्मानित बड़े भाई को उसके असली माता पिता मिल गए हैं। तो कमरे में सबसे खुश व्यक्ति वास्तव में मैं ही होना चाहिए। पिता, माता, बड़ा भाई, हमारे परिवार के पुनर्मिलन पर बधाई। युन क्विंगहोंग और मू योरू ने एक दूसरे को देखा और हंसे। युन चे ने खुद जोर से हंसा। आंसू और उदासी दूर हो जाने के बाद उनके चेहरे पर जो कुछ बचा था वह गर्म मुस्कुराहट थी जो भीतर से निकल रही थी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 528 यू जियो जियो यू। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 528 यू जियो जियो यू। चियर, जल्दी से बैठ जाओ। मू योरू ने धीरे से यूचे को लकड़ी की कुर्सी पर धकेल दिया। उसका सुंदर चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उस पर बारिश की बौछार पड़ गई हो और उसके हाथ अभी भी धीरे धीरे कांप रहे थे। उसने अपने बेटे की ओर देखा जो ठीक उसके सामने था और उसकी निगाहें उससे चिपक गईं। वह एक क्षण के लिए भी नहीं डगमगाया। उसके हाथ में संसार का दर्पण था। उसकी बाह पर प्रोफाउंड हैंडल की छाप अभी भी हल्की सी चमक रही थी और उसका चेहरा युवा यू किंगहोंग के चेहरे से काफी मिलता जुलता था। ये सब उसके रक्त वाहिकाओं की धड़कन के साथ था जो इतना स्पष्ट था कि इसमें लगभग सार था। यह उसका बेटा था, उसका अपना मांस और खून। चियर, मेरा बच्चा, म्यू योरू ने धीरे से बुदबुदाया और एक बार फिर ये कहते हुए उसका गला भर आया। क्या मैं सच में अभी कोई सपना नहीं देख रही हूँ? वे पिछले 2 महीनों में एक दूसरे से पहले ही परिचित हो चुके थे और यूचे ने उसे आमतौर पर माँ कहकर संबोधित किया था, लेकिन अभी यूचे का सामना करते समय उसकी मानसिक स्थिति और भावनाएं बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंच गई थी। युनचे ने अपना मुंह खोला और धीरे से कहा, माँ, मुझे क्षमा करें। जब मैंने आप दोनों को पहली बार देखा था तो मुझे पहले से ही पता था कि आप मेरे जन्मदाता माता पिता हैं, लेकिन मैंने सुलह के लिए इस दिन तक इंतजार किया आप दोनों के साथ। मू योरू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ये सब उसके लिए जरा भी महत्वपूर्ण नहीं थे। इस समय और स्थान पर दुनिया में और कुछ भी उसके लिए वास्तव में मायने नहीं रखता। और उसने अपने जीवन में जो आनंद और खुशी महसूस की थी वह एक साथ जुड़ जाने पर भी इस पल की तुलना नहीं कर सकती थी। उसने धीरे से उत्तर दिया, पति, हमारे इस बेटे को देखो, वह इतना अच्छा दिखता है कि जब तुम छोटे थे तो वह तुमसे भी अच्छा दिखता है। मैं उन लड़कियों की संख्या भी गिन नहीं पाऊंगा जो पहले ही उस पर अपना दिल खो चुकी हैं। और वह अभी भी इतना आज्ञाकारी, इतना समझदार और इतना दयालु है। 20 वर्षों से अधिक समय से न केवल हमने माता पिता के रूप में उसके लिए कुछ नहीं किया है, बल्कि हमने उसके जन्म के समय से ही उससे कठिनाइयों और बेघर होने का भी सामना किया है। लेकिन हमारा बेटा हमें बिल्कुल भी दोष नहीं देता, हमें बिल्कुल भी दोष नहीं देता। इसके अलावा जब मैं उसकी उम्र का था तब उसकी निर्भीकता और बुद्धिमत्ता मुझसे भी अधिक थी। उनका चिकित्सा कौशल स्वर्ग में भी बेजोड़ है। वह केवल 2 महीने के लिए वापस आया है, फिर भी वह हमें इस गहरी खाई से निकलने में मदद की और यहाँ तक कि आपके बड़े भाई को भी, जो किसी की प्रशंसा नहीं करता, अपने साथ भाई बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ड्यूक हुआई की जानबूझकर और व्यवस्थित साजिश को एक ही दिन में ध्वस्त कर दिया और हमारे यून परिवार को एक बार फिर से आशा दी। ये हमारा बेटा है, यू किन्होंग ने अपना सिर उठाते हुए कहा। उसकी आवाज गर्व और उत्साह से भरी हुई थी। हमारा बेटा। मू योरू ने एक हाथ से अपने होंठ ढांकते हुए युनचे के चेहरे को सहलाया। रोना समाप्त करने के बाद वह सख्त होना चाहती थी ताकि उसके नवलौटे बेटे को केवल उसके आंसू न देखने दे, लेकिन हर बार जब वह कोशिश करती थी तो वह खुद को रोक नहीं पाती थी। उसने सपने की तरह अचंभित होकर कहा, मैंने सोचा था कि इस पूरे जीवन में मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। स्वर्ग की भी आंखें होती हैं। युनचे ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से अपनी माँ के चेहरे पर आंसू पोंछे। माँ, रो मत, हमारा परिवार आखिरकार फिर से एक साथ आ गया है और आप दोनों ने वह सब कुछ पुनः प्राप्त कर लिया है जो आपने खोया था, इसलिए वे सभी कठिनाइयां अब अतीत में हैं। हाँ, माँ नहीं रोएगी, नहीं रोएगी। बात सिर्फ इतनी है कि माँ बहुत खुश है। म्यू योरू ने अपना सिर हिलाया। उसने परिश्रम पूर्वक अपने आंसुओं के सभी निशानों को पोंछने का प्रयास किया, लेकिन उसके द्वारा बहाए गए आंसुओं की मात्रा बहुत अधिक थी और उन्हें पोंछने की कोशिश करने के बाद भी उसका चेहरा अभी भी उनसे गीला था। खुश करना, युन क्विंगहोंग ने धीरे से आह भरी और सौम्य स्वर में कहा, इन सभी वर्षों में आप कैसे रहे हैं और आप वास्तव में सुदूर गहरे आकाश महाद्वीप से यहाँ तक कैसे आए?
युन किंगहोंग के सवालों ने म्यू योरू के दिल की धड़कनों को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। उसने यूचे का हाथ पकड़ लिया और चिंतित स्वर में पूछा, हाँ चियक, क्या ये साल आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? क्या तुम्हें बहुत कष्ट हुआ? म्यू योरू का पूरा ध्यान इस समय अपने बेटे पर केंद्रित था और वह और कुछ नहीं सोच सकती थी। लेकिन युन क्विंगहोंग को पता था कि चूंकि युनचे का स्वभाव पूरी तरह से उसकी उम्र के अनुरूप नहीं था, युनचे ने जो सहा था वह केवल बड़ी पीड़ा नहीं थी, यह एक ऐसी पीड़ा रही होगी जिसे सामान्य लोग भी सहन नहीं कर पाएंगे। अन्यथा उसके पास इतना असाधारण स्वभाव, निर्भीकता, अंतर्दृष्टि और क्षमता कैसे होगी? युनचे ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जिन सभी घटनाओं से मैं गुजरा हूँ, मैं निश्चित रूप से उन्हें पिताजी और माँ को विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले उसने अपना हाथ बढ़ाया, युन जियाओ को पकड़ लिया और कहा, पिताजी, माँ, अब समय आ गया है कि आप अपने दूसरे बेटे को उसके मूल के बारे में बताएं। युन जियाओ अब कोई छोटा बच्चा नहीं है और वह बहुत पहले ही एक सच्चा इंसान बन चुका है जो ईमानदार है और अदम्य भावना से भरा हुआ है। उसे अपने जन्म के पीछे की सच्चाई के बारे में जानने का भी अधिकार है। यू जियाओ थोड़ी देर के लिए अचंभे में पड़ गया, लेकिन फिर उसकी आंखें साफ हो गईं। उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया, पिताजी, माँ, कृपया मुझे मेरी उत्पत्ति के बारे में बताएं। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मैं वास्तव में कहाँ से हूँ और मेरे जन्मदाता माता पिता कौन हैं। और कृपया चिंता न करें पिता और माता, भले ही मैं आपका असली मांस और खून नहीं हूँ, आपने मुझे इतने वर्षों तक जो पोषण और प्यार दिया है वह निश्चित रूप से झूठा नहीं था। भविष्य में भले ही मैं अपने पूर्वजों को पहचान लूं और अपने जन्मदाता माता पिता को ढूंढने के लिए घर लौट जाऊं, आप दोनों हमेशा मेरे लिए पिता और माता रहेंगे, जीवन के लिए। इससे पहले युन जियाओ अभी भी हतप्रभ, झिझक और यहाँ तक कि थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। लेकिन अब जब उसने ये शब्द कहे थे तो उसे एहसास हुआ कि सारी आशंकाएं और घबराहट दूर हो गई थी और उन भावनाओं की जगह शांति, सुकून और खुशी ने ले ली थी जो दिल से आई थी, क्योंकि उसका परिवार आखिरकार फिर से एकजुट हो गया था। भले ही वह अपने माता पिता का मांस और खून नहीं था, फिर भी उन सभी वर्षों में उन्होंने उसे अपना माना था और उसकी बहुत देखभाल की थी। बस प्यार का ये कर्ज इस जीवन में चुकाना उसके लिए पहले से ही कठिन था। उसके बड़े भाई ने उसकी जान बचाई थी, लगातार उसकी मदद की थी और बार बार हिदायत दी थी। वह अपनी भावनाओं के प्रति इतना ईमानदार था कि उसने केवल उसकी खातिर इस परिवार के पुनर्मिलन में पूरे 2 महीने की देरी कर दी थी। इसलिए भले ही कोई खून का रिश्ता न हो, उन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जो हार्दिक था। तो उसे हानि या निराशा की भावना क्यों महसूस होनी चाहिए? जिन माता पिता को वह सबसे अधिक प्यार करता था, उन्हें आखिरकार वह बेटा मिल गया जिसकी वे इतने वर्षों से चिंता कर रहे थे। इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से अपने माता पिता के लिए खुश होना चाहिए। उनका सबसे सम्मानित बड़ा भाई उनके साथ फिर से जुड़ने में सक्षम था माता पिता, तो स्वाभाविक रूप से उसे अपने बड़े भाई के लिए भी खुश होना चाहिए। इस पल में उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि वह काफी बड़ा हो गया है, और यह वैसा ही महसूस हुआ जैसा यूचे ने वर्णित किया था। उसकी आत्मा का उत्थान। युन क्विंगहोंग और मू योरू ने एक नजर साझा की और वे खुशी और आराम से हंसे। युन क्विंगहोंग ने सिर हिलाया, अच्छा, अच्छे बच्चे, जियाओए, आपके जन्मपिता और मैं भी शपथ ग्रहण भाई थे। इसके अलावा वह मेरे जीवन का एकमात्र विश्वास पात्र है। इसलिए आपके और चियर के पिता हमेशा भाइयों की तुलना में अधिक करीब थे और हमारे दोनों परिवार बहुत पहले ही एक हो गए थे। आह, युन जियाओ का मुंह खुला रह गया। पिता और मेरे जन्मदाता एक दूसरे को शुरू से जानते थे। हाँ, यू क्विंगहोंग ने अपना सिर हिलाया और उसने यू जियाओ की बांह खींची। जियो, बैठ जाओ। आज मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारी उत्पत्ति के संबंध में सब कुछ बताएंगे। एक कमरे में जो ज्यादा खुला नहीं था, चारों एक दूसरे के सामने बैठे थे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह युन क्विंगहोंग, म्यू योरू या युनचे था। परिवार की भावना पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गई। युन क्विंगहोंग ने भावुक और प्रशंसात्मक स्वर में युन जियाओ को उन 3 वर्षों की कहानी बताई जो उन्होंने और उनकी पत्नी ने प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में बिताए थे। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि कैसे वह जियो यंग से मिले थे और कैसे वे एक दूसरे को जानने लगे, एक दूसरे से मिले और कैसे वे सौतेले भाई बन गए। उस हिस्से तक जहां वह भागकर उनकी जान बचाने में कामयाब रहे थे उनके लिए मार्ग, कैसे उसने अपने बेटे को भी उनके बेटे से बदल दिया था। यू जियाओ वहीं बैठा रहा और चुपचाप सुनता रहा। एक बार जब युन क्विंगहोंग ने अपनी कहानी समाप्त कर ली तो वह स्तब्ध होकर वहीं बैठ गया, लेकिन उसके बाद उसने बेजान आवाज में खुद से कहा, ओह, तो मेरी मातृभूमि वास्तव में गहरा आकाश महाद्वीप है। गहन आकाश महाद्वीप उतना भयावह नहीं है जितना भ्रामक दानव क्षेत्र ने इसे बना दिया है। वहां के लोगों का केवल एक हिस्सा ही वास्तव में भयावह और दुष्ट है।
तुलनात्मक रूप से इल्यूसरी डेमन वर्ल्ड और प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में सबसे बड़ा अंतर नस्लों की संरचना है। गहरा आकाश महाद्वीप एक ऐसी दुनिया है जहां मनुष्य और जानवर शासन करते हैं, वहां बहुत कम राक्षस हैं। युन चे ने कहा, इल्यूसरी डेमन दायरे में प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट एक भारी राक्षसी स्थान था और वह नहीं चाहता था कि यू जियो इस वजह से प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के प्रति इस तरह के अनावश्यक पूर्वाग्रह और आंतरिक संघर्ष को बढ़ावा दे। सही है, यू जियाओ ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी थोड़ी भ्रमित थी। उसे इन चीजों को संसाधित करने और स्वीकार करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए था। जियो, तो मेरा उपनाम वास्तव में जियो था। कोई आश्चर्य नहीं, पिता और माता ने मुझे यू जियो नाम दिया। हो, क्योंकि हमने हमेशा सोचा था कि एक दिन आपको अपने पूर्वजों को पहचानने के लिए गहरे आकाश महाद्वीप में वापस जाने दिया जाएगा। युन क्विंगहोंग ने हंसते हुए उससे कहा, बड़े भाई, मेरे जन्मदाता माता पिता, क्या वे अब भी ठीक हैं? और क्या वे अभी भी उस जगह पर रह रहे हैं जिसे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी कहा जाता है? युन जियाओ ने अपने चेहरे पर धुंधले भाव के साथ पूछा। हालांकि उचे को पता था कि यह प्रश्न अपरिहार्य था और उसने इसके लिए पर्याप्त तैयारी की थी। एक बार जब यू जियाओ ने यह प्रश्न पूछा तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत स्थिर हो गई और वह काफी समय तक एक भी आवाज नहीं निकाल सका। यू चे की अभिव्यक्ति के कारण तुरंत यू क्विंगहोंग की अभिव्यक्ति भी बदल गई। जब उसने एक बार फिर उन सभी कष्टों के बारे में सोचा जो यूचे ने इतने वर्षों में झेले होंगे, तो उसका दिल और भी अधिक कस गया। उसने युनचे का कंधा पकड़ लिया और सीधे उसकी ओर देखते हुए पूछा, जियो यंग अभी कैसी है? फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में उसका जियो परिवार भी कुलीन वर्ग में था, इसलिए वह निश्चित रूप से अब एक लापरवाह जीवन जी रहा है ना? यूचे ने भारी आह भरी। उन्होंने यू क्विंगहोंग के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने यू जियाओ की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, यू जियो, याद रखें कि मैंने पहले क्या कहा था। एक सच्चे इंसान को शांति से भाग्य की परीक्षाओं का सामना करना चाहिए। और इस धरती पर जो कुछ भी घटित हुआ है, चाहे वो सुखी हो या दुखी, लेकिन एक बार जब वे घटित हो जाते हैं तो आप केवल उन्हें स्वीकार कर सकते हैं और उनका सामना कर सकते हैं। आप अपने भाग्य को कैसे स्वीकार करते हैं और उसका सामना कैसे करते हैं, यह आपके चरित्र की परीक्षा होगी। यू जियाओ ने यूचे की ओर देखा और उसके दोनों हाथ चुपचाप कस गए। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें दृढ़ हो गईं और उसने कहा, बड़े भाई, आगे बढ़ो और कहो। निष्कर्ष चाहे जो भी हो, मैं शांत स्वीकृति के साथ इसका सामना करूंगा। युनचे ने अपना सिर हिलाया, अपना सिर बंद कर लिया आंखें और सौम्य आवाज में कहा, अंकल जियो, वह 22 साल पहले ही उनका निधन हो चुका है। युन क्विंगहोंग जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा तुरंत कागज की तरह सफेद हो गया था। इस दुनिया में ऐसी बहुत कम चीजें थी जो उसकी ओर से इतनी तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती थी, लेकिन जियो यंग उसके जीवन का एकमात्र शपथ ग्रहण करने वाला भाई था, उसका अब तक का एकमात्र सच्चा विश्वास पात्र था। इतना ही नहीं, जियो यंग एक ऐसा व्यक्ति था जिसके प्रति उसका जीवन ऋणी था, और यह कृतज्ञता का ऋण था जो पहाड़ जितना भारी था। इतने साल पहले यदि वह नहीं होता तो वह और उसकी पत्नी जीवित रूप से मायावी दानव क्षेत्र में वापस नहीं आ पाते। लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में पहले ही मर चुका है, 22 साल पहले। और उस समय क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? वह कैसे मर गया? उसकी मृत्यु कैसे हुई? युन क्विंगहोंग ने कांपती आवाज में कहा। युनचे ने न तो संकोच किया और न ही कुछ छुपाने की कोशिश की। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, 22 साल पहले पिता और माँ के फ्लोटिंग क्लाउड सिटी से भाग जाने के बाद जो बदमाश आप दोनों का पीछा कर रहे थे, उन्हें किसी तरह आपकी बातचीत के बारे में पता चल गया था अंकल जियाओ। उन्हें अंकल जियो मिले और उन्होंने उन पर आपके ठिकाने के बारे में बताने के लिए दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन अंकल जियो ने उन्हें कुछ भी बताने के बजाय मरना पसंद किया। इसलिए परिणाम स्वरूप युन क्विंगहोंग का पूरा शरीर जोर से कांप उठा। अंकल जियो के निधन के बाद उनकी पत्नी दुख और हानि के कारण बहुत जल्दी गुजर गईं, और मेरी दादी इतनी उदासी में डूब गईं कि उनकी उदासी जल्द ही बीमारी में बदल गई। छोटी चाची को जन्म देने के बाद, जो मुझसे 1 वर्ष छोटी थी, उनका भी निधन हो गया। मुझे ये भी याद नहीं है कि वे जीवन में कैसे दिखते थे। वह दादा ही थे जिन्होंने मेरी छोटी चाची और मुझे एक साथ पाला था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू क्विंगहोंग का मुंह जोर से कांपने लगा और उसकी दोनों आंखें बाहर निकल आईं। उसके पूरे शरीर ने अचानक एक तेज आह भरी, क्योंकि उसके मुंह से ताजे खून की तेज धार फूट पड़ी। उसका पूरा शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। आह पतिदेव, पिता, म्यूयोरू और यूचे एक स्वर में चिल्लाए। वे जल्दी से यू क्विंगहोंग के शरीर को सहारा देने के लिए चले गए।
युन क्विंगहोंग के मुंह का कोना हिल गया और लाल रंग का खून का निशान आश्चर्यजनक रूप से आंख को पकड़ने वाला था। उसकी निगाहें बेजान होकर आसमान की ओर चली गईं और उसकी आंखों से आंसुओं की दो भयंकर धाराएं बह निकली। वह मैं ही था। वह मैं ही था जिसके कारण भाई जियाओ की मृत्यु हुई। वह मैं ही था जिसके कारण उसके परिवार की मृत्यु हुई। यह मैं था जिसने उन्हें नुकसान पहुंचाया। वह मैं था। मेरे ऊपर भाई जियाओ के प्रति कृतज्ञता का कर्ज पहाड़ जितना भारी है, लेकिन मैंने जो बदला उससे चुकाया केवल मृत्यु और विनाश। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 529 झूठा अलार्म। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 529 झूठा अलार्म। यू क्विंगहोंग की प्रतिक्रिया यू चे की अपेक्षा से भी अधिक तीव्र थी। यू क्विंगहोंग जैसे व्यक्ति के लिए भले ही माउंट तायुस के सामने गिर जाए, वह नहीं घबराएगा। हालांकि दोस्ती और वफादारी शब्द ऐसी चीजें थी जो उसके लिए उसके जीवन से अधिक महत्वपूर्ण थी। वह इस तथ्य को कैसे स्वीकार कर सकता था कि इस जीवन में उसका सबसे अच्छा भाई, जिसने उसके परिवार को बचाया था, उसकी वजह से मर गया। यहाँ तक कि उसका अपना परिवार भी ढह गया। मु योरू यू क्विंगहोंग को पकड़ने गई। इस दुनिया में वह व्यक्ति थी जो उससे सबसे अधिक समझती थी, और वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि इसका उस पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा होगा। उसने उसे सांत्वना नहीं दी और केवल उसके साथ चुपचाप रोती रही। यू चे ने सांत्वना दी, पिताजी, अंकल जियो को पहले ही 22 साल हो गए हैं। हो सकता है कि उसने पहले ही पुनर्जन्म ले लिया हो और अपने पिछले जीवन की तुलना में अधिक उत्तम जीवन जी रहा हो, इसलिए खुद को दोष देना बंद करें। आप यू परिवार के पितामह हैं, पूरे कबीले के समर्थक हैं, मेरे और यू जियाओ के पिता हैं। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नीचे गिरा सके। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। युन क्विंगहोंग ने लगातार 4 ठीक है कहा। उसकी आंखें खुली हुई थी। उसका चेहरा अभी भी हल्का सफेद था और वह थोड़ा भी ठीक नहीं लग रहा था। यू जियाओ ने अपने होंठ काटे, आगे बढ़े और जोर से कहा, पिताजी, इस तरह व्यवहार मत करो। इसके अलावा यह आपकी गलती नहीं है। इसके अलावा आप मेरे जन्मदाता पिता के साथ अच्छे भाई हैं। भले ही वह आपको बचाते हुए मर गया, मुझे यकीन है कि वह बिना किसी नफरत या अनिच्छा के मर गया। मेरा मानना है कि यदि उस समय भागने वाला मेरा जन्मदाता पिता होता, भले ही आपको परिणाम पता होता, फिर भी आप ऐसा करते वही विकल्प। इसलिए पिता, कृपया आप स्वयं को दोष न दें। ये वह विकल्प है जो मेरे जन्मदाता पिता ने चुना था। वह तुम्हें दोष नहीं देगा और न ही कोई और। पिता, यदि आप ठीक से रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे तभी आप मेरे जन्मदाता पिता को शांति से रहने देंगे। भले ही जियो यंग यू जियो के जन्म के पिता थे, लेकिन उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, न ही उनका नाम उनकी स्मृति में पहले कभी आया था। आज ही उसे अपने अस्तित्व का पता चला था। इस प्रकार रक्त संबंधों के अलावा उसके मन में अपने जन्मदाता पिता के प्रति कोई भावना नहीं थी। ये सुनकर कि वह अब जीवित दुनिया में नहीं है, अपनी रगों में गहरे दर्द और खालीपन को महसूस करने के अलावा उसे बहुत अधिक दुख महसूस नहीं हुआ, या कम से कम यह उतना जबरदस्त नहीं था जितना युन क्विंगहोंग ने महसूस किया था। और युन क्विंगहोंग के प्रति 20 वर्षों से अधिक समय तक उसका पालन पोषण करने का आभार था। यू चे को उम्मीद नहीं थी कि यू जियो इतना शांत होगा और वास्तव में यू क्विंगहोंग को सांत्वना देगा। युन क्विंगहोंग के लिए युन जियाओ की सांत्वना दूसरों द्वारा कहे गए किसी भी शब्द पर विजय प्राप्त करेगी, क्योंकि यू जियो जियो यंग का वंशज था और उसके वंश का था। जियो यंग के प्रति उनकी कृतज्ञता और पश्चाताप का भुगतान यू जियो पर किया जा सकता है, और उनकी सांत्वना से उन्हें जो मिला वह जियो परिवार की क्षमा के समान था। फोकस धीरे धीरे यू क्विंगहोंग की आंखों पर लौट आया। उसने सीधे युन जियाओ की ओर देखा, फिर उसकी बाहें अचानक आगे बढ़ गईं और उसने यू जियाओ के कंधों को मजबूती से पकड़ लिया। जियो तुम सच में मुझे दोष मत दो। मैं ही वह व्यक्ति था जिसके कारण आपके जन्मदाता माता पिता को खोना पड़ा, मैं नहीं। युन जियाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। भले ही मैंने अपने माता पिता को खो दिया, लेकिन स्वर्ग मुझ पर दयालु था और उसने मुझे 2 प्यारे माता पिता दिए। पिता और माता के प्रति मेरे मन में केवल सम्मान और कृतज्ञता है। मैं आप दोनों को क्यों दोष दूं? स्वर्ग में मेरे जन्मदाता माता पिता भी आप दोनों को दोष नहीं देंगे। इसके बजाय एक अच्छे भाई के जीवन के बदले अपने स्वयं के जीवन का उपयोग करने से केवल संतुष्टि और खुशी मिल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि एक दिन बिग ब्रदर को किसी खतरे का सामना करना पड़ता है और मैं अपनी जान का उपयोग करके उसे बचाने में सक्षम हूँ, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करूँगा। यू जियाओ, यू चे बुदबुदाया, अच्छा बच्चा। यू क्विंगहोंग ने उसके कंधे को जोर से थपथपाया, अपना सिर उठाया और अचानक जोर से हंसा। हा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे बेटे हो, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम जियो यंग के बेटे हो।
भाई जियो, यदि आप इसे ऊपर से सुन सकते हैं तो आप अपने बेटे को देखकर खिलखिलाकर हंस रहे होंगे। भाई जियो, आपका बेटा मेरा बेटा है। निश्चिंत रहे कि जब तक मैं युन क्विंग हूँ, एक भी सांस बाकी है, मैं किसी को भी हमारे बेटे को धमकाने नहीं दूंगा। जियोए, धन्यवाद, म्यूयोरू ने धीरे से कहा। वह जानती थी कि अगर यू जियाओ ने ये शब्द नहीं कहे होते तो यू क्विंग हूँ, जो वफादारी और दोस्ती को अपने जीवन से ऊपर देखता था, इतनी जल्दी इसे स्वीकार नहीं कर पाता। चियर, क्या दादा जियो, जिन्होंने तुम्हें बड़ा किया, अब भी ठीक हैं? युन क्विंगहोंग ने पूछा। दादाजी अच्छा कर रहे हैं, वह अभी भी बहुत स्वस्थ हैं। युनचे की आंखों में उदासी झलक उठी। बात सिर्फ इतनी है कि वह इन सभी वर्षों में कड़वाहट से जी रहा है। अपने बेटे को खोने का दर्द, अपनी पत्नी को खोने का दुख, मुझे और छोटी चाची को बड़ा करते समय उन्हें अभी भी यह सब झेलना पड़ा। इसके अलावा जब मैं छोटा था तभी से मेरी गहरी नसें कमजोर हो गई थी। मैं गहराई से खेती करने में असमर्थ था और परिवार बन गया, यहाँ तक कि पूरे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी का हंसी का पात्र बन गया। इसके कारण दादाजी का भी उपहास उड़ाया गया, जिससे जियो परिवार के भीतर उनकी स्थिति में भारी गिरावट आई। हालांकि भले ही उन पर इस सब का बोझ था, दादाजी ने कभी भी मेरे प्रति, दोषी के प्रति जरा भी नफरत नहीं दिखाई। ये सब और इसके बजाय उन्होंने मुझे उतना ही प्यार और देखभाल दिखाया जो उन्होंने छोटी चाची को दिखाया था। उन्होंने मेरा पालन पोषण किया, मुझे बारिश और तूफान से बचाया, मुझे जीवन के सबक सिखाए और लगातार मुझे सांत्वना दी, जिसका लगातार उपहास किया जाता था और धमकाया जाता था। इस पूरे समय में उन्होंने उस अपराधी की तलाश की जिसने अंकल जियो को नुकसान पहुंचाया, साथ ही लगातार प्रसिद्ध की भी तलाश की। डॉक्टर जो मेरी गहरी नसों को ठीक कर सकते हैं। जियो यंग जैसे बच्चे का पालन पोषण करने में सक्षम होने के लिए यू क्विंगहोंग ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि जियोली एक महान पिता नहीं थे। उन्होंने गहरे अफसोस में आह भरी। चियर, हमें जियो परिवार की दयालुता को हमेशा अपने दिल में याद रखना चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। दादा जियो, जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा, हमेशा तुम्हारे दादा रहेंगे। भविष्य में चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों न हो जाएं, आप कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त करें, आपको ये सब कभी नहीं भूलना चाहिए। एमेन। युनचे ने जोर से सिर हिलाया। वह यू जियाओ की ओर मुड़ा और कहा, यू जियाओ, भले ही आपके जन्मदाता माता पिता अब हमारे साथ नहीं हैं, फिर भी आपके पास दादाजी हैं। वह बहुत दयालु और नेक दादा हैं। कुछ साल पहले जब मैंने कुछ उपलब्धियां हासिल की तो उन्हें अंततः राहत मिली और आगे बढ़ने के विचार आने लगे। हालांकि जब मैंने उससे कहा कि आपके अभी भी जीवित होने की पूरी संभावना है, तो उसे अंततः आशा मिली और उसके सभी नकारात्मक विचार गायब हो गए। अगर मैं एक दिन प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में लौटने का रास्ता ढूंढने में सक्षम हूँ, तो मुझे दादाजी को आपको देखने देने के लिए आपको अपने साथ लाना होगा। वह निश्चित रूप से खुश होंगे। आपकी अभी भी एक छोटी चाची है, जो भले ही 1 साल छोटी है, फिर भी आपकी रिश्तेदार चाची है। वह शरारती और दयालु है, और जब आप उसे देखेंगे तो आप निश्चित रूप से ऐसे रिश्तेदार को पाकर बहुत प्रसन्न होंगे। साथ ही आपकी अभी भी जनपूर्व सगाई हुई है। ओह, प्रसव पूर्व सगाई। युन जियाओ ने अपनी आंखें चौड़ी की। यू चे थोड़ा उत्तेजित था। उसने अनजाने में यू जियो और जियो क्विंग के बाल विवाह के बारे में बात उगल दी। एक बार जब उसने ये कहा तो वह हैरान हो गया, और युन जियाओ की मासूम अभिव्यक्ति को देखकर वह केवल शर्मिंदगी से मुस्कुरा सका और कहा, पिता, माँ, मेरे पास कुछ है जो मैं आप दोनों को बताना भूल गया। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में अपने समय के दौरान मैंने पहले ही शादी कर ली है। वास्तव में 2 बार। ओह, युन क्विंगहोंग के चेहरे पर मुस्कुराहट के लक्षण दिखाई दे रहे थे। वास्तव में, म्यूयोरू ने सदमे में कहा। उसकी अभिव्यक्ति उत्तेजित होने के साथ साथ घबराई हुई भी थी। क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास पहले से ही एक बहू है? फिर उसकी उम्र कितनी है? वह किसकी संतान है? क्या वह सुंदर है? उसका स्वभाव कैसा है? क्या वह आज्ञाकारी है? क्या वह आपके साथ अच्छी है? म्यूयोरू के लगातार सवालों के कारण यूचे को अपना सिर खुजलाना पड़ा और थोड़ी शर्मिंदगी के साथ जवाब देना पड़ा। जब मैं 16 साल का था तब मेरी शादी हो चुकी थी। इसके अलावा असल में जिस व्यक्ति से मैंने शादी की, उसके पिता और चाचा जियो ने उसके और यू जियाओ के जन्म से पहले ही उनकी शादी का फैसला कर लिया था, और अंत में उसने मुझसे शादी कर ली। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो जिस व्यक्ति ने जिया क्विंग्यू से शादी की होती वह युन जियाओ होना चाहिए था। हालांकि युनचे को उस समय इस बारे में पता नहीं था, फिर भी उसने युन जियाओ की मंगेतर को चुरा लिया। उसने थोड़ा परेशान होकर पूछा, यू जियाओ, तुम अपनी बाल वधू को छीनने के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराओगी, है ना? युन जियाओ ने कुछ देर तक शून्य में देखा। आखिरकार युनचे ने जो कहा उसे समझ में आया।
उसने झट से इसे टाल दिया। उसके चेहरे पर घबराहट के लक्षण भी दिखाई दे रहे थे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं निश्चित रूप से नहीं करूंगा। मेरी पहले से ही 7वीं बहन है। यह अच्छा है कि बिग ब्रदर ने उससे शादी की, यह अच्छा है। युन जियाओ वास्तव में थोड़ा राहत महसूस कर रहा था, और जब उसकी बात समाप्त हो गई तो उसने युनचे से फुसफुसाते हुए अपनी आवाज भी दबा दी। बड़े भाई, तथ्य यह है कि वास्तव में मेरी एक मंगेतर थी। कृपया 7वीं बहन को इसके बारे में न बताएं, नहीं तो वह गुस्सा भी हो सकती है। ओह, निस्संदेह मैं नहीं बताऊंगा, यूचे ने जल्दी से कहा। वह व्यर्थ ही चिंतित था। वैसे भी मेरी बाल वधू, अरे नहीं, मेरा मतलब भाभी से था। उसका नाम क्या है? क्या वह सुंदर है? यू जियाओ ने ध्यान से पूछा। हालांकि युन जियाओ को निश्चित रूप से किसी अन्य महिला में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वह बाल वधू जैसी किसी चीज के प्रति उत्सुक था। युनचे ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और उत्तर दिया, उसका नाम जिया क्विंग यू है। वह हमारी ही उम्र की है। वह खूबसूरत दिखती है, लेकिन उनका व्यक्तित्व थोड़ा ठंडा है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा गहन शक्ति की खोज है और साधना के अलावा उसकी कोई अन्य रुचि नहीं है। मुझसे शादी करने के कुछ दिन बाद वह अपने संप्रदाय में आ गई और उसके बाद अगले कुछ वर्षों तक मैंने उससे ज्यादा मुलाकात नहीं की। वह शायद अब तक मुझे भूल चुकी है। ओह, युन जियाओ ने सिर हिलाया। उसके दिमाग में तुरंत बेजान आंखों, कठोर चेहरे और ठंडे भाव वाली एक महिला की छवि उभरी। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, वह चुपचाप सिकुड़ गया। उसके हृदय ने राहत की गहरी सांस ली। ओह, अच्छी बात है कि बिग ब्रदर ने उससे शादी कर ली। अगर मैंने सचमुच ऐसी महिला से शादी की तो ये बहुत उबाऊ होगा। 7वीं बहन अपनी प्यारी आवाज, अपनी प्यारी आंखों, अपने प्यारे स्वभाव के साथ अभी भी सर्वश्रेष्ठ है। जब वह गुस्से में होती है तो वह और भी प्यारी लगती है। एमेन, सुंदर लग रहा है। अगर वह थी भी तो वह दिखने में मेरी 7वीं बहन से कैसे तुलना कर सकती थी? यू जियाओ ने दृढ़ता से सोचा। जो व्यक्ति जियो यंग को प्रसव पूर्व सगाई की व्यवस्था करने में सक्षम था, उसे निश्चित रूप से किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। मुंह योरू के आंसू बह निकले। एक बार फिर आंखें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा पहले ही एक परिवार बना चुका है। युनचे के होंठ कांपने लगे, लेकिन उसने फिर भी ये सच नहीं बताया कि उसकी पहले से ही 2 पत्नियां हैं। इसके अलावा उन्होंने किसी ऐसी महिला से बच्चा पैदा करने के बारे में भी बात नहीं की जो उनकी पत्नी नहीं थी, क्योंकि ऐसा कहने से वे और भी अधिक चिंतित हो जाते। चियर, तुम्हारी गहरी नसों को क्या हुआ? आपके लिए उन्हें किसने ठीक किया? युन क्विंगहोंग ने वह प्रश्न पूछा जो लंबे समय से उसके मन में था। युनचे ने उत्तर दिया, मेरे 2 गुरु हैं। उनमें से एक ने मुझे चिकित्सा कला सिखाई, दूसरे ने, जब मैं 16 वर्ष की थी, तब मेरी गहरी नसों को फिर से बनाने में मदद की और मुझे प्रशिक्षित किया। युन क्विंगहोंग गहराई से प्रभावित हुए। 22 साल की उम्र में आपका चिकित्सा कौशल पहले से ही इल्यूसरी डायमंड क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कहीं अधिक है। और यदि आपने 16 साल की उम्र में अपनी गहरी नसों का पुनर्निर्माण किया है, तो आपने केवल इसके लिए खेती की है 6 वर्ष। आप 6 साल की साधना के साथ स्काई प्रोफाउंड दायरे तक पहुंच गए, फिर भी प्रारंभिक चरण के अधिपति को आसानी से हरा सकते हैं। आपके शिक्षक असाधारण प्रतिभाशाली होने चाहिए। उनके मेडिकल सेंट मास्टर वास्तव में एक असाधारण प्रतिभा थे, लेकिन जहां तक जैस्मीन की बात है, वह बस एक अकल्पनीय राक्षस थी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 530 भयानक छोटी दानव महारानी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 530 भयानक छोटी दानव महारानी। मेरे दोनों गुरुओं ने मेरी किस्मत बदल दी। उनके बिना मैं शायद अब जीवित भी नहीं होती। यूचे ने भावुक होकर आह भरी। विलाप करने के बाद उसे सबसे महत्वपूर्ण बात याद आई जो उसे अपने माता पिता को बतानी चाहिए, और उसने तुरंत कहा, पिताजी, माँ, क्या आपने मुझसे नहीं पूछा कि पेट्रियार्क की शिखा कहाँ से आई? जब मैं गहरे आकाश महाद्वीप में था, मैं दादाजी को देखा। यूचे के शब्दों ने यू क्विंगहोंग को झटका दिया। वह बुरी तरह कांप उठा और उसकी आवाज भर्राई, दादाजी? कौन दादा? कौन दादा? मेरे जैविक दादा, आपके पिता, मायावी दानव क्षेत्र के दानव राजा। यू कैंगहाई, दादाजी ने मुझे पेट्रियार्क क्रेस्ट दिया और मुझसे कहा कि इसे एक दिन यून परिवार में वापस ले आओ। आह, मुंह योरू ने हौंफते हुए अपना मुंह अपने हाथों से ढक लिया। वाह, यूचे के सामने का माहौल तेजी से बदल गया क्योंकि यू क्विंगहोंग उसकी ओर ऐसे दौड़ा जैसे उसने टेलीपोर्ट किया हो। युन क्विंगहोंग अपनी ताकत पर ध्यान नहीं दे सका क्योंकि वह किनारे पर था। उसने यूचे की बाहों को इतनी कसकर पकड़ लिया कि उसने उन्हें लगभग तोड़ ही दिया। तुमने सच में अपने दादाजी को देखा? तुमने उन्हें कहाँ देखा? कहाँ? वह अब कहाँ हैं? वह कैसे हैं?
जियो यंग की मृत्यु ने उसके दिमाग को अस्त व्यस्त कर दिया और अब उसने अचानक अपने पिता के बारे में खबर सुनी। युन क्विंगहोंग की आत्मा में शायद उनके जीवन में इतने चरम उतार चढ़ाव कभी नहीं आए थे। 100 साल, 100 वर्षों तक उसने अपने पिता को फिर कभी नहीं देखा। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके पिता मर गए थे या जीवित थे। यूचे को पता था कि यू क्विंगहोंग सपने में भी अपने पिता के ठिकाने और कुशलक्षेम के बारे में जानना चाहता होगा। जब यूचे ने हेवनली स्वॉर्ड विला में स्वॉर्ड मैनेजमेंट टेरेस के नीचे बिताए गए 16 महीनों के बारे में सोचा, तो उन्हें अपने दिल में कड़वाहट महसूस हुई और उन्होंने धीरे से बताया, जब मेरी गहरी नसों का पुनर्जन्म हुआ और मैंने गहन ऊर्जा विकसित करना शुरू नहीं किया, तब मैंने ब्लू विंड नेशन के ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में शामिल हुए और देश की बड़ी ताकतों के बीच रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए ब्लू विंड इंपीरियल परिवार का प्रतिनिधित्व किया और यह ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट हेवनली स्वॉर्ड विला में आयोजित किया गया था। हेवनली स्वॉर्ड विला, यह एक ऐसी जगह थी जिसे युन क्विंगहोंग और म्यूयोरू मर जाने पर भी कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के एक व्यक्ति पर प्रोफाउंड हैंडल सोल सर्च का इस्तेमाल किया और पता चला कि युन कैंगहाई मरा नहीं था, बल्कि वास्तव में उसे कैद किया जा रहा था। जहां उसे रखा जा रहा था, वह स्थान ब्लू विंड नेशन में था। हेवनली स्वॉर्ड विला, यूचे ने तुरंत पूरी कहानी दोहराई। कैसे वह रैंकिंग टूर्नामेंट में शामिल हुआ, कैसे इसके समाप्त होने के बाद उसे लिंकुन द्वारा दानव सीलिंग अनुष्ठान देखने के लिए लाया गया जो माइटी हेवनली स्वॉर्ड क्षेत्र से था, कैसे दानव पागल हो गया लिंकुन के उकसावे के कारण, कैसे ज़िया युवानबा खतरे में था और कैसे उसे राक्षस के साथ तलवार प्रबंधन छत के नीचे सील कर दिया गया था क्योंकि वह ज़िया युवानबा को बचाना चाहता था। उस समय मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि राक्षस वास्तव में मेरे दादा थे। दादाजी का शरीर उल्कापिंड श्रृंखला से बंधा हुआ था। उनका गहन शक्ति को स्वर्ग की आत्मा दमनकारी संरचना द्वारा दबा दिया गया था। ऐसे कठोर प्रतिबंधों के तहत वह केवल अपने गहन हैंडल को नियंत्रित कर सकता था और उसे स्वर्ग की सजा नामक तलवार द्वारा भूमिगत रूप से सील कर दिया गया था, जहां बिल्कुल भी दिन का उजाला नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... मुझे दादाजी ने तब तक पीटा जब तक मैं अधमरा नहीं हो गया। मेरे ठीक होने के बाद मैंने खुद को प्रशिक्षित करना जारी रखा ताकि मैं दादाजी को मार सकूं और वहां से निकल सकूं। एक दिन तक दादाजी ने संसार के दर्पण को पहचान लिया कि मैं फिर उसने मेरे प्रोफाउंड हैंडल को बाहर निकाला और हमने रक्त पितृत्व परीक्षण किया। तभी मुझे पता चला कि वह मेरे दादा थे। युन क्विंगहोंग और म्यूयोरू काफी देर तक अंतरिक्ष में अनुपस्थित भाव से देखते रहे। 20 साल से भी अधिक समय पहले भले ही उन्हें पता चल गया था कि युन कैंगहाई कहाँ है, लेकिन उसे देखने की तो बात ही दूर, वे उसके करीब जाने में भी लगभग अपनी जान गंवा चुके थे। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि युनचे ने उसे ढूंढने के लिए क्या किया। और अब उन्होंने पूरी कहानी सुनी। ये सब इतना विचित्र, इतना अजीब था कि उन्हें इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। स्वर्ग की इच्छा, ये स्वर्ग की इच्छा होनी चाहिए। स्वर्ग अंधे नहीं है। उन्होंने आप दोनों को एक अजीब दूर के क्षेत्र में मिलने की व्यवस्था की है। युन क्विंगहोंग इतना उत्साहित था कि उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। एक तरफ बेटा था जो गहरे आकाश महाद्वीप में बह रहा था और दूसरी तरफ पिता था जो गहरे आकाश महाद्वीप में कैद था। उनमें से कोई भी एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में नहीं जानता था, लेकिन यह इतना संयोग और विचित्र था कि उन्होंने एक दूसरे को पाया। नियति, ये वास्तव में नियति थी। युनचे ने बोलना जारी रखा, जब मैं अपने दादाजी से मिला तो उन्होंने मुझे मेरे जैविक माता पिता के नाम और इल्यूश्री डेमन दायरे के बारे में बहुत सी बातें बताईं। जो समय हमने एक साथ बिताया उसमें उन्होंने मुझे मेरी खेती के बारे में निर्देश दिया और दिन रात मेरे साथ लड़ने के लिए अपने प्रोफाउंड हैंडल का इस्तेमाल किया। अंत में उन्होंने मेरे गहन हैंडल को जगाने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करने का जोखिम भी उठाया और मुझे वह चीज दी जिसकी वह 100 वर्षों से अपने जीवन से रक्षा कर रहे थे, ताकि मैं मायावी दानव क्षेत्र में वापस आ सकूं। उसके बाद क्या हुआ? यदि तुम भाग गए तो क्या तुम्हारे दादाजी भी तुम्हारे साथ भाग गए जहां वह अब है? युन क्विंगहोंग ने अधीरता से पूछा। यूचे का चेहरा काला पड़ गया। उसने नीचे देखा और धीरे से कहा, जिस स्थान पर दादाजी और मुझे रखा गया था उसे स्वर्ग की दंत तलवार से दबा दिया गया था। हम उस समय केवल अपनी ताकत पर भरोसा करके इससे बाहर नहीं निकल सकते थे। उल्कापिंड श्रृंखला जो दादाजी पर थी, स्वर्ग की दंत तलवार और स्वर्ग की शक्ति आत्मा को दबाने वाली संरचना सभी दादाजी से बंधे थे। जब दादाजी ने मुझे वह चीज दी जिसकी वे अपनी जान देकर रक्षा कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे आजाद करने के लिए खुद को मार डाला। युन क्विंगहोंग को इतना सदमा लगा, वह कुछ कदम पीछे गिर गया जैसे कि उस पर बिजली गिर गई हो। म्यूयोरू ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना मुंह ढक लिया क्योंकि उसके चेहरे से चुपचाप आंसू बह रहे थे। बिल्कुल ठीक,
ठीक वैसे ही यून क्विंगहोंग ने बिना सोचे समझे बड़बड़ाया, उसे 100 साल तक एक ऐसे स्थान पर कैद रखा गया जहां दिन का उजाला नहीं था। उसने बहुत अधिक कष्ट झेले थे। बिल्कुल वैसे ही अब उसे अब और कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। वह स्वतंत्र है, वह शांति से आराम कर सकता है। अपनी मृत्यु से पहले वह अपने मिशन को पूरा करने के लिए, अपने पोते को देखने के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति को ढूंढने में सक्षम थे, और उन्होंने अपनी जान देकर अपने पोते की जान बचाई। जब मेरे पिता का निधन हुआ तो वह मुस्कुरा रहे होंगे। हाँ, यूचे ने सिर हिलाया। दादाजी मुस्कुराते हुए मर गए। एमेन। यून क्विंगहोंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके गालों पर पानी की धार छोड़ते हुए आंसू बहने लगे। हंसते हंसते मर गया, यही एक चीज थी जो उसके दुख को कम कर सकती थी। मैं दादाजी का शव वापस लाया। यूचे थोड़ा पीछे हट गया। स्काई पॉइजन पल की रोशनी की झिलमिलाहट के बाद अनंत काल का ताबूत उनके सामने प्रकट हुआ। अनंत काल के ताबूत को प्राप्त करने के बाद, जहां हंगर कई वर्षों से सो रहा था, उसने युकेंगहाई के शरीर को इसमें डाल दिया। क्योंकि वह अनंत काल के ताबूत में लेटा हुआ था, भले ही हजारों और लाखों साल बीत जाएं, कुछ भी क्षतिग्रस्त या परिवर्तित नहीं होगा। जैसे ही वह बंद हुआ, ऐसा लगा मानो अंदर का समय हमेशा के लिए स्थिर हो गया हो। काफी देर तक यून क्विंगहोंग ने अपना ध्यान खो दिया, क्योंकि वह अनंत काल के ताबूत के पास खड़ा था। उसने ठंडे शरीर पर अपना हाथ दबाया और धीरे धीरे नीचे गिर गया, जब तक कि वह जमीन पर जोर से घुटने न टेक दे। उनकी स्मृति में उनके पिता मायावी दानव क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित दानव राजा थे। वह एक सशक्त आत्मा थे, बहुत चमकीला। उनके बूढ़े होने का कभी कोई सबूत नहीं मिला और वे हमेशा खुद को सबसे छोटी अवस्था में ही रखना पसंद करते थे। जब वे पिता और पुत्र के रूप में एक साथ खड़े थे, तो वे एक ही उम्र के भाइयों की तरह लग रहे थे। लेकिन अनंत काल के ताबूत के अंदर एक बूढ़ा आदमी रखा हुआ था। एक बूढ़ा आदमी जो ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक पैर कब्र में था। हड्डियों के थैले के समान दुबला पतला, चेहरा सूखा और मुरझाया हुआ था। उसके बाल, दाढ़ी और भौहें सभी गंदे और सफेद थे। वह बिल्कुल एक क्रूर शैतान की तरह लग रहा था। यदि उसके चेहरे की बनावट ना होती, तो वह कभी विश्वास नहीं कर पाता कि यह उसका पिता है। लेकिन वह इससे अधिक कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उससे ऐसा बनने के लिए उसने कितना कष्ट सहा था। फा थेर यू क्विंगहोंग का पूरा शरीर कांप रहा था जैसे ही उसने पिता शब्द कहा। ये ताजा खून जितना दर्दनाक था। युनचे ने ऊपर देखा और धीरे से कहा, उसे अपनी मातृभूमि में वापस लाना भी दादाजी की इच्छाओं में से एक होगा। लेकिन कृपया अपने बेटे की जिद को सहन करें और दादाजी के दफन में देरी करें। मैं दादाजी को यूं ही नहीं मरने दे सकता। इससे भी अधिक, मैं दादाजी को अभी भी आपराधिक आरोपों के साथ मरने नहीं दे सकता। यून क्विंगहोंग ने अपना सिर नीचे झुका रखा था, क्योंकि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपने दांतों को इतनी स्पष्टता और जोर से काटा कि सुनना मुश्किल था। आह, यूचे की छाती भारी महसूस हुई। पिताजी, रोना है तो रो लो। यहाँ सिर्फ आपका परिवार है। आप मेरे पिता हैं और यूजियाओ के पिता हैं, लेकिन दादाजी के बेटे भी हैं। युनचे के शब्दों ने अग्रिम पंक्ति की रक्षा को ध्वस्त कर दिया, जिसे यून क्विंगहोंग बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। यून पैट्रियार्क की ओर से आया अत्यंत दुखद शोकपूर्ण रोना जोर से गूंज उठा। जन्म से लेकर अब तक ये पहली बार था जब वह इतनी लापरवाही से रोया था। यूचे ने यूजियो को पकड़ लिया और बाहर चला गया। अंदर चलने से लेकर बाहर निकलने तक ऐसा महसूस हुआ मानो बिल्कुल अलग दुनिया हो। क्या आप परेशान हैं? यूचे ने उसकी ओर देखा और पूछा। युन जियाओ ने बस अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे शुरू से पता था कि ये दिन आखिरकार आएगा। मैंने हमेशा सोचा था कि जब ये दिन आएगा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि क्या करना है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं और भी अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हूँ। मैं भी, युनचे ने मुस्कुराते हुए कहा। कारण सरल है। भले ही हम दोनों के पास एक घर हुआ करता था, लेकिन हमारे दिल वहाँ नहीं है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपना घर मिल गया है। और जहाँ तक आपकी बात है, आपको अपनी पृष्ठभूमि के बारे में पता चला और आपने उन माता पिता को नहीं खोया जिन्होंने 20 वर्षों से अधिक समय तक आपका पालन पोषण किया। निस्संदेह आप अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित महसूस करते हैं। केवल एक चीज जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा था, वही है कि चीजें इतनी जटिल हो जाएंगी। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई विचित्र कहानी सुन रहा हूँ। युन जियाओ ने भावना से आह भरी। जिंदगी कई मामलों में मनगढ़ंत कहानियों की तुलना में कहीं अधिक विचित्र और उल्लेखनीय है। यूचे ने उसकी ओर देखा और अचानक कहा, यूजियो, जब से तुम्हें अपनी पृष्ठभूमि के बारे में पता चला है, तुम्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए। कैसा रहेगा? जियो यून। आह, युन जियाओ एक सेकंड के लिए रुका और तुरंत सहमत हो गया। ठीक है, अब से मेरा नाम जियो यूं है।
यहाँ तक कि जब मैं सार्वजनिक रूप से रहूंगा तब भी मैं खुद को जियो यून ही कहूंगा, वरना मेरे माता पिता जो मुझे ऊपर से देख रहे हैं मुझे अविवाहित होने के लिए डांटेंगे। हा हा हा, यू चे जोर से हंसा। इस पूरे दिन के दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ और मानसिक टूटन के बाद उसे सचमुच लगा कि यून जियाओ काफी परिपक्व हो गया है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि यह जानने के बाद कि वह कहां से आया है, उसने तनाव, चिंता और भ्रम को दूर कर दिया जो वह हमेशा अपने साथ रखता था, और उसे एक स्पष्ट जीवन लक्ष्य मिल गया। वे दोनों पिछवाड़े के प्रवेश द्वार पर खड़े थे, शायद कोई पास आकर यून क्विंगहोंग को परेशान कर दे। वे कुछ देर चुप रहे। अचानक यू चे ने पूछा, जियो यू, क्या आपने कभी छोटी दानव महारानी को देखा है? हाँ, मेरे पास है। जियो यू ने सिर हिलाया। वास्तव में इन सभी वर्षों में लिटिल डेमन महारानी कई बार आई और पिता से मिलने गईं, और वह हर बार अकेले और चुपचाप आई। इसके बारे में और कोई नहीं जानता। ऐसा लगता है कि लिटिल डेमन महारानी पिता पर बहुत भरोसा करती है और उनका सम्मान करती है, और पिता भी छोटी दानव महारानी, या बल्कि दानव सम्राट कबीले के प्रति बहुत वफादार लगते हैं। यू चे ने बुदबुदाया। छोटी दानव महारानी किस प्रकार की व्यक्ति है? मुझे इसे कैसे कहना चाहिए? जियो यू ने कुछ देर तक गंभीरता से सोचा और झिझक के साथ कहा, वास्तव में मैंने लिटिल डेमन महारानी को केवल कुछ ही बार देखा है, और मैंने वास्तव में कभी नहीं देखा है सीधे उसकी ओर देखा, क्योंकि जब भी मैं उसका सामना करता हूँ मुझे थोड़ा डर लगता है। डरा हुआ? यू चे की भौं उठाया। लिटिल डेमन एम्प्रेस की आभा वास्तव में डरावनी है, यून जियाओ ने वर्णन किया। यहाँ तक कि जब मैं उससे बहुत दूर था मुझे ऐसा लगता था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। उसकी आंखें और भी डरावनी थीं। मेरी कभी सीधे उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई, यहाँ तक कि अगर वह बस मेरी तरफ देखती भी तो मुझे अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस होती। उसके चेहरे के हाव भाव भी वैसे ही थे। ऐसा लगता था कि किसी ने कभी उसकी मुस्कान नहीं देखी थी। उसका पूरा चेहरा ऐसा था मानो जम गया हो। ओह, इतना भयानक! यू चे की आंखें चौड़ी हो गईं। जियो यू ने लिटिल डेमन महारानी के बारे में अधिक जानकारी के बारे में सोचने की बहुत कोशिश की और कहा, लिटिल डेमन महारानी हमेशा भूरे रंग के कपड़े पहनती थी। हल्के भूरे रंग के नहीं, बल्कि उस तरह के भूरे रंग के जो बहुत गहरे और मृत थे। और जब पिता और मैंने छोटी दानव महारानी के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि वह बहुत क्रूर थी। सैकड़ों साल पहले जब लिटिल डेमन एम्प्रेस को अपना पद मिला तो बहुत से लोग उसके खिलाफ थे क्योंकि वह एक महिला थी। उनमें से बहुत से लोग मारे गए और उनमें से बहुत से लोगों को उसके द्वारा मार डाला गया। उसके बाद जब हर कोई उसे देखता है तो कांप जाता है, और किसी ने भी उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। उद्धरण चिन्ह ... ये क्रूर लगता है। यू चे की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और उसका मस्तिष्क उस छवि को चित्रित कर रहा था जैसा कि जियो यू ने छोटी दानव महारानी का वर्णन किया था। उसकी घूरने वाली निगाहें चाकू की तरह थी। उसकी भयानक उपस्थिति। वह बदसूरत भी हो सकती है। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उसकी आभा इतनी ठंडी थी कि यह आपकी हड्डियों को छेद सकती थी, और वह एक मृत भूरे वस्त्र में थी। एक मध्यम आयु वर्ग की महिला। कल्पना समाप्त करने के बाद यू चे कांपने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसने किंवदंतियों के उन पुनर्जीवित भूतों के बारे में सोचा था। वे इतने समान थे कि वे लगभग 90% एक जैसे थे। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।